हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10 की हिंदी पढ़ा रहा था। तो हिंदी पढ़ा रहा था तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हिंदी में मुझे पढ़ना क्या क्या है। दैट मीन्स मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछता है और कैसे पूछता है, ये मैंने सब आपको कल की वीडियो में मैंने बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे जो पहले मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में बताया कि मैंने गद्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और पद से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं यही बताऊंगा कि गद्य से संबंधित ये 5 मार्क्स मुझे कैसे प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली के विकास कैसे हुआ और इससे संबंधित जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, और इससे संबंधित हमारे मात्र 5 क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स के नंबर आते हैं, यानी कि गद्य से संबंधित 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो में ये 5 मार्क्स आपके क्लियर 100% ये क्लियर हो जाएंगे कि आप 5 नंबर ये बहुत ही आसानी से पेपर में ले पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको हिंदी की तैयारी करा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी की खड़ी बोली का विकास। हिंदी की खड़ी बोली का विकास। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो हिंदी की खड़ी बोली क्या है, ये युगों में चली। ठीक है, अब युगों में जो है, अब ये कौन कौन से युग थे और किस किस युग में किस किस कवि ने क्या क्या काम किया, क्या क्या पत्रिकाएं की, क्या क्या रचनाएं की, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। और इससे संबंधित हमारी परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स एक नंबर के एक और 2 नंबर का, यानी कि 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा युग जो है कैसे चले, इनका काल विभाजन क्या था, यानी कि इनकी समय सीमा क्या थी, कौन सा युग किस समय तक रहा, ये आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो युग चला, सबसे पहला युग जो चला था वो था पूर्व भारतेंद्र युग। कौन सा था? पूर्व भारतेंद्र युग। जो हिंदी खड़ी बोली का विकास है, इसमें सबसे पहला युग कौन सा चला? पूर्व भारतेंद्र युग। इसकी समय सीमा क्या थी, यानी कि ये कब से कब तक चला? देखिए, तो इसकी समय सीमा जो है 13 शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी तक। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है? तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पूर्व भारतेंद्र युग की समय सीमा कितनी है। तो आपको लिखना है 13 शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। अब देखिए, पूर्व भारतेंद्र युग जो चला, इसके बाद युग आया, ये तो 1868 ईस्वी तक रहा, लेकिन अब इसके बाद जो युग आया है वो आया भारतेंदु युग। इसके बाद जो युग आया है वो भारतेंद्र युग आया। अब भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या थी? तो भारतेंद्र युग की समय सीमा जो है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। देखिए, भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दैट मीन्स ये जो युग था, जैसे ही ये युग समाप्त हुआ तो ये भारतेंद्र युग चल पड़ा।
1868 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक ये युग रहा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय युग की समय सीमा क्या है, बस आपकी समय सीमा पूछ सकता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 10th 12th 11th सबके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखिए, ये जो युग था 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। अब इसके बाद जो आया है वो आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। अब देखिए, जो द्विवेदी युग है वो कितने कब से चला? सन 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। किसी किसी किताब में अलग भी सन 2-4 साल का आगे पीछे है, तो आप चिंतित मत होइए। आपकी बुक में जो लिखा है वही, इसका काल विभाजन बहुत सही है। तो जो आपकी बुक में है वही लिखना है। जैसे कि मेरे बुक में लिखा था ये, तो मैंने ये आपको बता दिया जो मैंने पढ़ा है। यहाँ पर 22 भी हो सकता है, 1922 ईस्वी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए, द्विवेदी युग है, ये कब से चला? सन 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक रहा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या थी? द्विवेदी युग की समय सीमा क्या थी? ठीक है, तो देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। अब देखिए, चौथा युग, इसके बाद जो युग चला वो युग था शुक्ल युग। क्या था? शुक्ल युग। इसके बाद शुक्ल युग। अब शुक्ल युग जो था वो कब से चला? देखिए, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक कौन सा युग चला? शुक्ल युग। अब बात करते हैं आगे युग कौन सा चला। इसके आगे चला युग शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। इसके आगे जो युग चला वो है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग कब की समय से का है? शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग कब से चला? सन 1938 से 1947 तक। क्वेश्चन पूछेगा कि जो शुक्ल युग है इसकी समय सीमा क्या है? तो 1938 से 1947 का, यानी कि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस दिन से। ठीक है, अब इसके आगे जो है छठा, यानी कि जो देखना आपको जो बहुत सारी किताबें हैं उन किताबों में क्या मिलेगा कि शुक्लोत्तर युग में सन 1938 से अब तक, यानी कि अब तक जो युग चल रहा है शुक्लोत्तर युग, ऐसा नहीं है। अब देखिए, एक जो युग है और आ गया है स्वतंत्रोत्तर। युग। तो देखिए, इसमें क्या है? अगला जो है स्वतंत्रोत्तर युग। जो छठा है वह स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग, इसकी समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है सन 1947 ईस्वी से अब तक। That means अभी जो युग चल रहा है वो कौन सा है? ये स्वतंत्रोत्तर युग। अब ये तो बात हो गई हिंदी गद्य के काल विभाजन की। तो ये जो चीज है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सिर्फ इसका पूछा जाएगा काल विभाजन क्या है। देखिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल। हाई स्कूल की जो हिंदी है ये, इसमें से आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक शुक्ल युग और एक शुक्लोत्तर युग। यानी कि हाई स्कूल में गद्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दो युग से पूछे जाएंगे, शुक्ल युग
और शुक्लोत्तर युग। अब बाकी का जो है मुझे नहीं पढ़ना है, दैट मीन्स हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले शुक्ल युग। शुक्ल युग तो हेडिंग बना लीजिए, शुक्ल युग। शुक्ल ऐसे रख कर देता हूं। हाँ तो देखिए हेडिंग क्या बनेगी, शुक्ल युग। शुक्ल युग, शुक्ल युग। देखिए सन 1919 से 19 से 38 ईस्वी तक, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के युग को शुक्ल युग कहा जाता है। सन 1919 से 1938 ईस्वी तक को शुक्ल युग कहा जाता है। सन 1919 से सन 1938 ईस्वी तक के युग को शुक्ल युग कहा जाता है। अब बात करते हैं ये शुक्ल युग किसके नाम से चला। शुक्ल युग किसके नाम से चला। जो शुक्ल युग है विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पढ़ा। जो शुक्ल युग है किसके नाम से ये युग पड़ा है, तो जो युग है विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग चला है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शुक्ल युग किसके नाम से चला, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से। ओके, अब मैं बताऊंगा शुक्ल युग से संबंधित आपकी परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए शुक्ल युग से संबंधित जो आपकी परीक्षा में है आपसे पूछ सकता है निबंधकार। शुक्ल युग के निबंधकार शुक्ल युग के तो क्या सबसे पहले आपको पढ़ना है निबंधकार, यानी कि शुक्ल युग के निबंधकार है। वैसे तो शुक्ल युग में बहुत ही निबंधकार है, मैं आपको 2-4 यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए परीक्षा में आपसे शुक्ल जो निबंध है वो कैसे पूछेगा, किसी एक निबंधकार का नाम पूछ सकता है। तो मैं आपको 2 या 3 बता दूंगा, उससे आगे कुछ नहीं आएगा निबंधकार में। तो देखिए सबसे पहले निबंधकार के बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहले जो हमारे शुक्ल युग के जो नाम से पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले तो मैं यही बता देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये एक निबंधकार भी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम लिखो, तो आपको लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो इनके एक निबंध का नाम भी लिख देता हूं मैं, चिंतामणि। अभी के क्वेश्चन घुमा कर बोर्ड पूछता है। देखिए आपसे पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि, तो शुक्ल युग। ठीक है, आप पूछ सकता है शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी एक निबंध का वर्णन कीजिए, यानी कि एक निबंध का नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है चिंतामणि। ऐसे भी पूछ सकता है चिंतामणि किसकी रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या आपसे पूछ ले कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये किस विधा पर है आधारित, निबंधकार है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछेगा, घुमा कर।
तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरा है गुलाब राय। गुलाब राय मोस्ट इंपोर्टेंट, हाई स्कूल वाले के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अब जो गुलाब राय है ये भी एक शुक्ल युग के निबंधकार रहे हैं। तो इसकी जो गुलाब राय है इनके मैं एक दो निबंध का नाम बता देता हूँ जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि एक है इनका मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी असफलताएं आपसे पूछेगा मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है, तो निबंध पर। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, गुलाब राय की। गुलाब राय की किसी एक निबंध का नाम लिखिए, मेरी असफलताएं। ये इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर इनका एक और ले लीजिए, ठलुआ किला। ठलुआ किला इनकी और ठलुआ किला। तो ये मैंने आपको दो निबंधकारों के नाम बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा, यानी कि मैं आपको अब बताने वाला हूं तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हाई स्कूल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपसे पेपर में सिर्फ यही पूछेगा कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, या फिर ऐसे रचनाएं दे देगा, रचनाओं के लेखक का नाम पूछेगा, या लेखक के किसी एक रचना का नाम पूछेगा। घुमा घुमा कर पूछेगा, या पूछ देगा ठलुआ किला किस विधा पर आधारित है, तो वो निबंध है। इसके लिए देखिए अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है एक ही रचना है मस्त, और भी है काव्य कला। काव्य कला जयशंकर प्रसाद का जो निबंध है वो काव्य कला, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कला है। ठीक है, अब ये तो थे शुक्ल युग के निबंधकार। अब मैं बात कर लेता हूं उपन्यासकारों की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी एक एक रचना या दो दो रचना। तो देखिए अब मैं बात करता हूं उपन्यासकार। उपन्यासकार, तो उपन्यासकार मैं आपको बताने से पहले ये बता दे रहा हूं कि ये जो चीज है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे आप अपनी बुक में उतारते चलिए, यानी कि लिखते चलिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्लास 11 और 12 में आपको बहुत ही हेल्प देगा। तो देखिए उपन्यासकार शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार है, मैं 2 या 3 बताऊंगा। तो देखिए पहला मैं आपको बताने वाला हूं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी शुक्ल युग के एक उपन्यासकार हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, देखिए पहले मैं इनकी रचनाओं के बारे में बता देता हूँ, यानी कि उपन्यास के बारे में बता देता हूँ। देखिए इन्होंने उपन्यास लिखे तो बहुत है। मैं आपको बहुत ही सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि गबन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10th में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गोदान बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, और रंगभूमि आदि और भी है। तो ये मैंने जो मुंशी प्रेमचंद्र है इनके मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास ये 3 है। देखिए तीनों में से आपसे पूछता क्या है, कभी कभी ये लिख देगा किसी एक रचना का नाम लिख देगा ये इसमें से, और पूछेगा ये किसकी रचना है, तो आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है, दैट इज क्लियर। और आपसे पूछेगा कि शुक्ल युग के किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है मुंशी प्रेमचंद्र जी। और मैं दूसरा बताऊंगा आपको जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे। तो ये जो थे इन्होंने बहुत ही भूमिका निभाई है और नाटककार भी रहे हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए इनके जयशंकर प्रसाद की जो है उपन्यासकार, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उपन्यासकार है, देखिए कंकाल। कंकाल
इरावती, इरावती, और तीसरी है तितली, तितली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, इरावती, तितली। आपसे क्वेश्चन पूछिए कंकाल उपन्यास किसका है, तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। और पूछेगा कंकाल किस विधा पर आधारित है, तो उपन्यास। ऐसे इरावती, ऐसे तितली। आपसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट इसको पढ़ाने के बाद, यानी कि गद्य और पद्य पढ़ाने के बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक और बता देता हूं। एक है भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा की जो मैं 2 उपन्यास बहुत ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही बता दूंगा। क्या है भगवती चरण वर्मा की? देखिए, एक तो है चित्रलेखा, एक तो है चित्रलेखा, और दूसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, दूसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। या फिर आप लिख सकते हैं कि भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। ये भी इनका उपन्यास है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये रहे शुक्लयुग के कुछ उपन्यास का। आपसे पेपर में उपन्यास का ऐसे पूछ सकता है, शुक्लयुग के किसी एक उपन्यासकार या 2 उपन्यासकारों के नाम लिखो तथा उनकी एक रचना का भी नाम लिखो। तो आपको जिधर से चाहे उधर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको घुमा घुमा कर पूछेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये वीडियो देखकर सही से अच्छे से आपको हिंदी में अच्छे से मार्क्स लाना है। अगर आप पढ़ते रहे तो हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद में बताने वाला हूं कहानीकार, यानी कि शुक्लयुग के कहानीकार कौन होंगे। कहानीकार, देखिए कहानीकार तो बहुत है, मैं आपको सिर्फ 2-4 बताऊंगा जो बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है ये चीज। ठीक है, तो देखिए कहानीकार जो है, पहले आपसे मिलेंगे मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी जो कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इनकी कहानी जो है 5 परमेश्वर, इनकी जो कहानी है 5 परमेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है। मैंने क्लास शायद 5 या 6 कक्षा में, सॉरी 4 या 5वें कक्षा में ये कहानी है, बहुत ही अच्छी है। कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी, मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, अब दूसरी जी देख लेते हैं, पुष्प की रात, पुष्प की रात। पेपर में आपसे कहानी का ज्यादा नहीं पूछता, आपके पास पेपर में सबसे ज्यादा क्या पूछता है? उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, एकांकीकार। यही मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानीकार बाई चांस पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा कहानीकार पूछता नहीं है। ठीक है, मैं आप कहानीकार से वही बताऊंगा। एक और देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरे आपके फेमस जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो निम्न है। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कहानी के बारे में। आकाशदीप। क्लास 10th में जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं बहुत ही पूछता है। आपको ये इनकी रचनाएं याद करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एक ट्रिक भी है इनकी याद करने की, जो कहानी के माध्यम से है। कुछ इस प्रकार है कि जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त के साथ जंगल में गए, शिकार करने के लिए गए। तो इस प्रकार की कुछ कहानी है, ये आपने सुनी भी होगी। तो देखिए, खैर छोड़ते हैं इसके बात करते हैं अपने क्लास 10th पे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जो है, इनकी जो कहानी है बहुत ही फेमस, पॉपुलर, आकाशदीप। ठीक है, और बात कर लेता हूं तो, और इनकी जो एक कहानी है इंद्रजाल, इंद्रजाल।
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो इनकी कहानी एक और मैं बता देता हूँ, ममता, ये तो आप ही के पार्ट की है भाई, ये तो आप ही के पार्ट की है। ये आपको इनकी ये जो निम्न कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आपको बताऊंगा इनके एकांकीकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एकांकीकार है वो बताऊंगा। तो देखिए एकांकीकार में सबसे पहले एकांकीकार। अब देखिए एकांकीकार में क्या क्या पूछता है आपसे, प्रश्न कैसे पूछता है। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि शुक्ल युग के किसी एक एकांकीकार का नाम लीजिए। शुक्ल युग के किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो आपको उसका एक नाम लिखना है, यानी कि एक लेखक का नाम लिखना है, एकांकीकार का नाम लिखना है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है किसी एक एकांकी रचना दी होगी और उसमें आपसे पूछेगा कि इनके लेखक कौन है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ एकांकीकार में। तो एकांकीकार में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो सबसे फेमस, पॉपुलर, इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती एकांकी है वो दीपदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे हर साल पूछी जाती है दीपदान। कैसे पूछेगा ऐसे कि दीपदान किसकी रचना, तो आपको लिखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। आपसे पूछेगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के किसी एक एकांकी का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है दीपदान, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा शुक्ल युग के किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, ठीक है। इस प्रकार भी। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा है उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क। दूसरा क्या है उपेंद्रनाथ अश्क। देखिए उपेंद्रनाथ अश्क भी एक एकांकीकार रहे हैं जो शुक्ल युग के थे, ठीक है। अब उपेंद्रनाथ अश्क की जो एकांकी है वो है पर्दा उठाओ। आपसे पूछेगा कि पर्दा उठाओ किसकी रचना, पर्दा उठाओ किसकी रचना, तो आपको लिखना है उपेंद्रनाथ, सॉरी यहाँ पर नाथ होगा भाई, उपेंद्रनाथ अश्क। क्या है पर्दा उठाओ, ये क्या है एकांकी है। तो आपसे पूछेगा पर्दा उठाओ किस विधा पर आधारित रचना है, ये एक एकांकी है। ऐसे दीपदान में पूछेगा कि दीपदान किस विधा पर आधारित है, तो आपको लिखना है कि एकांकी है दीपदान। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक और मुझे याद आ गई, इंद्रधनुष। राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट मैं अपनी राइटिंग सही कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एकांकीकार बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आलोचक। हाई स्कूल में आपसे आलोचक कार भी पूछा जाता है। देखिए आलोचक कार में आपको दो बताऊंगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शुक्ल युग के जो नाम से पढ़े हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक और मैं बताऊंगा, देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आलोचक कार में मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा। आलोचक कार में मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा। देखिए पहला जो है पहले तो यही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचक क्या क्या है, देखिए एक तो है रस मीमांसा, और दूसरी जो है चिंतामणि।
ये निबंध भी है और आलोचक भी है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये रसमीमांसा और चिंतामणि के आलोचक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रसमीमांसा जो है ये किसकी रचना है, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और पूछेगा चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको लिखना है कि ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो आपसे अगर विधा पूछ लेता है तो विधा में भी आपको लिखना है कि जो रसमीमांसा है वो आलोचक है। ठीक है, दूसरा जो नाम है ये आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद के जो आलोचक है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हिंदी साहित्य। पेपर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया है। तो ये रहा, तो ये जो रहा आलोचक का। आज से शुक्ल युग से संबंधित यही प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा आपसे प्रश्न कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है शुक्लोत्तर युग में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।